नमस्कार दोस्तों, टैक्स ऑफ थिंग्स के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है ITR 1 के ऊपर। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि ITR 1 किनको फाइल करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरीके से फॉर्म को फिलअप किया जाता है, कैसे उसको वैलिडेट करते हैं और उसके अंदर की और भी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें आज हम आपके साथ यही सब डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन फ्रूटफुल रहेगा। साथ ही साथ एक अपील भी है अपने व्यूअर्स से, अगर आपको हमारा कंटेंट मीनिंगफुल लगता हो तो हमको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये आपके लिए ज़रूर से फ्री है, बट हमको इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहले जो बात हम शुरू करते हैं कि ITR 1 को फाइल करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, या ITR 1 को कौन कौन फाइल करेगा। अब ये जो पेज आप सामने देख रहे हैं, ये इनकम टैक्स ई फाइलिंग का ही एक पेज है और यहाँ पर सारी बातें बताई गई हैं। मैं आपको ब्रीफ ज़रूर करूँगा इसके बारे में, आप खुद से भी इसको पढ़ सकते हैं। चलिए, ITR 1 कौन करेगा। सबसे पहली बात तो ITR 1 एक रेजिडेंट इंडिविजुअल करेगा। कौन? जिसकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ऊपर जाती नहीं है फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इनकम आपकी दिखा रहे हैं वो सैलरी से होनी चाहिए। सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी, ओनली वन हाउस प्रॉपर्टी। फैमिली की पेंशन इनकम आप दिखा सकते हैं। फैमिली पेंशन इनकम और नॉर्मल पेंशन इनकम में एक फ़र्क होता है। फैमिली पेंशन इनकम का मतलब कि जो पेंशनर है उसके डिपेंडेंट जो पेंशन पाते हैं उसको फैमिली पेंशन बोलते हैं, और जो पेंशनर खुद अपनी पेंशन पाता है वो पेंशन कहलाती है। छोटी सी डिफरेंस है। और एग्रीकल्चर इनकम जो कि 5,000 रुपये तक है, और अदर सोर्स में जो ब्याज वगैरह आते हैं, डिविडेंड आते हैं। यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है कि अदर सोर्स के अंदर क्या आएगा। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स, इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एनहांस कंपनसेशन। कि कैपिटल गेन के अंदर अगर कोई आपको एनहांस कंपनसेशन मिला हुआ है तो वहाँ पर जो ब्याज है वो यहाँ पर आएगा। एनी अदर इंटरेस्ट इनकम, फैमिली पेंशन, इनकम फ्रॉम ऑफ स्पाउस। अब ये सब क्लबिंग के प्रोविजंस हैं। तो बहुत मोटी मोटी बात यह आई कि सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, फैमिली पेंशन वगैरह आप दिखा सकते हैं। एक्सीड नहीं करनी चाहिए 50 लाख रुपए से, तो आप एलिजिबल हैं ITR 1 फाइल करने के लिए। कौन नहीं करेगा ITR 1 फाइल? बहुत पहली बात, इज़ अ रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। मतलब कि सेक्शन 6 के अंदर इनकम टैक्स में रेजिडेंसी को बताया गया है कि कौन रेजिडेंट होगा, कौन रेजिडेंट नहीं होगा, और कौन रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। तो ये सब चीज़ें मैं आपको नहीं लेके जाता हूँ। मोटी मोटी ये बात समझिए कि अगर 182 दिन से ऊपर आपने भारत में, हिंदुस्तान में आपने रिहाइश की है तो आप एक रेजिडेंट हो जाते हैं। और रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए थोड़ी सी और कंडीशंस हैं, मगर अगर आप पूरे साल हिंदुस्तान में रहे हैं, पिछले के 4-5 साल भी आप हिंदुस्तान रहे हैं, तो आप एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाते हैं। ठीक है। तो ITR 2 कौन नहीं फाइल कर सकता? तो ITR 1 कौन नहीं फाइल कर सकता? एक रेजिडेंट एंड नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं करेगा, नॉन रेजिडेंट नहीं करेगा। नॉन रेजिडेंट जो हिंदुस्तान में नहीं रहता है और जिसकी इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो रही है वो ITR 1 नहीं फाइल करेगा। इनकम कौन सी थी? इनकम ये वाली थी, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, फैमिली पेंशन वगैरह वगैरह। एग्रीकल्चर इनकम यदि आपकी 5,000 से ऊपर जाती है तो भी आप ITR 1 नहीं फाइल करेंगे। अगर आपके पास कोई इनकम फ्रॉम लॉटरी, रेस हॉर्सेस, लीगल गैम्बलिंग एट्सेट्रा, गेमिंग से आ रही है, आपको ड्रीम 11 या कौन बनेगा करोड़पति वगैरह से आपको अगर इनकम आती है तो वो भी आप ITR 1 में नहीं फाइल करेंगे। कैपिटल गेन अगर आपको होता है तो भी आप ITR 1 में नहीं फाइल करेंगे। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, बिजनेस और प्रोफेशन वाला तो खैर नहीं करेगा। आप एक कंपनी में डायरेक्टर हैं तो भी आप ITR 1 नहीं फाइल करेंगे। अगर किसी का टैक्स डिडक्शन हो गया सेक्शन 194N के अंदर, ये जब बैंक से आप पैसा विड्रॉ करते हैं, कैश विड्रॉ करते हैं एक्सीडिंग द लिमिट, तब 194N के अंदर TDS कटता है, तो वो भी आप यहाँ पर फाइल नहीं कर पाएंगे अपना ITR 1। आपको कोई ESOP मिला हुआ है, उसके ऊपर कोई डेफर्ड इनकम आपको है तो भी आप नहीं फाइल कर सकते। मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो आप नहीं फाइल कर सकते। ठीक है, बेसिक बातें हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनकम दैट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ ITR 1? अब
ये सारी चीज़ें हैं, मैं इसको रीड आउट नहीं करने वाला हूँ। मैंने आपको बहुत बेसिक चीज़ें बताई। कौन करेगा इसको आप जान लीजिए। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, सिंगल हाउस प्रॉपर्टी, फैमिली पेंशन और इन सबको जोड़ करके, अदर सोर्सेज में इन सबको जोड़ करके 50 लाख रुपये से ऊपर आपका इनकम नहीं जाना चाहिए, तो आप ITR 1 फाइल करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो निकल के आता है वो ये है कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए ITR 1 फाइल करने के लिए, या फिर पैन आधार लिंकिंग ज़रूरी है क्या ITR फाइलिंग के लिए। तो ऑफकोर्स पैन आधार लिंकिंग ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पैन आधार लिंकिंग नहीं करेंगे तो OTP वगैरह जनरेट नहीं होगा, आपको वहाँ पर इशू होगा। दूसरी बात, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की, आपको अपना AIS देख लेना है, फॉर्म 16 आपके पास होना चाहिए। हाउस की रेंट रिसीट आपके पास होनी चाहिए जो आप इनकम में दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट पेमेंट प्रीमियम रिसीट्स वगैरह आपके पास होने चाहिए। ये एनेक्चरलेस फॉर्म होता है, आपको कहीं अटैच नहीं करना है, मगर आपके पास होना चाहिए ताकि अगर कभी असेसमेंट वगैरह हो तो टैक्स अथॉरिटीज़ को आप दिखा सकें। लिंकिंग पैन आधार ज़रूरी है। जो प्रिकॉशन आपको लेना है अपनी ITR फाइल करते समय, आपको ये देखना है कि आपने के पास जो डाउनलोडेड AIS और 26AS वगैरह है वो आपके एक्चुअल TDS TCS जो कटा हुआ है, जो आपने पेमेंट किया है, उससे मैच करता है कि नहीं करता है। आपको AIS 26AS वगैरह खोल करके देखने हैं, उनको डाउनलोड करना है अपने फॉर्म 26 से, फॉर्म 16 से उसको मैच करा के देखना है। कोई अगर डिस्क्रिपेंसी दिखती है, कोई आपको इशू होता है इसके अंदर, तो आप अपने एम्प्लॉयर से, टैक्स डायरेक्टर से बात करिए कि भाई ये गलत आ रहा है, इसको आप प्लीज़ सही कराइए। आपको अपने ITR फाइल करने के लिए अगला चाहिए बैंक स्टेटमेंट, पासबुक, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, रिसीट्स वगैरह, कोई अगर आपने डिडक्शंस या एग्जेम्पशन क्लेम करना है, फॉर्म 16, इन्वेस्टमेंट प्रूफ एक्सेट्रा, ये आपको चीज़ें चाहिए। एड्रेस वगैरह डालने की आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन बेसिस पर फाइल करते हैं तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके इनकम टैक्स पोर्टल आपको भर के दे देता है। साथ ही साथ TDS की फिगर्स भी, इंटरेस्ट की फिगर्स भी वो आपको भर के देगा। तो चलते हैं अब इनकम टैक्स पोर्टल पे। ये आपका इनकम टैक्स पोर्टल लॉगिन हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर असेसमेंट डेट 24/25 के लिए फाइल नाउ का ऑप्शन आ गया है। ITR 1 आप दो तरीके से भर सकते हैं, या तो आप ये फाइल नाउ वाला ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, ये ऑनलाइन आपकी ITR 1 फाइल हो जाएगी। नहीं तो आपको डाउनलोड्स में जाकर के ITR 1 का एक्सेल फॉर्मेट डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको आप फिलअप कर सकते हैं, वो भी आप फाइल कर सकते हैं। हम आज ऑनलाइन वाला पोर्शन देखते हैं कि कैसे होगा। फाइल नाउ पर हमने क्लिक किया, करंट ईयर मैंने 24/25 यहाँ पर लिख के आ गया। असेसमेंट ईयर अपना, सेलेक्ट मोड ऑफ़ फाइलिंग। अब यहाँ पर फाइलिंग होती है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, मोड ऑफ़ फाइलिंग सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम ये ऑफलाइन करते हैं तो यहाँ पर हमको फॉर्म वगैरह चूज़ करके आगे अपलोड करना होता है। जब हम ऑनलाइन करेंगे तो फॉर्म सीधे आगे ही खुल जाएगा और उसको हम फिलअप कर पाएंगे इसी ऑनलाइन पोर्टल पर। स्टार्ट न्यू फाइलिंग आप कर लीजिए। अगर आप कोई फाइलिंग को बीच में ब्रेक करते हैं तो वो ड्राफ्ट में यहाँ पर आपको मिल जाएगा, रिज्यूम कर सकते हैं आप उसको। फिलहाल हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर रहे हैं। अब इंडिविजुअल हैं, HUF हैं या अदर्स हैं, तो चूज़ कर लीजिएगा। अदर्स में आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर मैं इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करके आगे बढ़ रहा हूँ। सेलेक्ट ITR फॉर्म में ITR 1 आप सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड विद ITR 1। यहाँ पर भी एक चेकलिस्ट आपको दी गई है छोटी सी, इसको आप देख लीजिएगा और हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, इसको आप चूज़ कर लीजिए और कंटिन्यू कर लीजिए। तो हम अपने ITR के पहले पेज पर आ चुके हैं। लेट्स वैलिडेट योर प्री फिल्ड रिटर्न। तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन है, चाहे आपके एम्प्लॉयर के फॉर्म 16 से वो आ रही हो, चाहे वो TDS से आ रही हो, चाहे वो बैंक से आ रही हो, इसमें कि इंटरेस्ट वगैरह होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर वो फिलअप करके देता है ऑलरेडी आपके लिए। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, रिटर्न समरी में जाकर के अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना होता है कि भाई आप अपना ये देख लो कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सही जा रही है कि नहीं जा रही है। आपको इसको ओपन करना है। अपनी आपको यहाँ पर क्या देना है, एम्प्लॉयमेंट डिटेल देनी है कि कहाँ पर आप एम्प्लॉयड हैं। ये कंपलसरी है, इस पर रेड एस्टेरिक्स लगा हुआ है रेड कलर का, ये आपको कंपलसरीली देना ही देना है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पेंशनर्स,
सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं, ये PSU के पेंशनर्स हैं, ये अदर पेंशनर्स और अदर्स, या फिर नॉट एप्लीकेबल, फैमिली पेंशन वगैरह अगर है तो नॉट एप्लीकेबल कर देना है। ये हमारे क्लाइंट स्टेट गवर्नमेंट के हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको स्टेट गवर्नमेंट दिखा दिया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, आप ओल्ड रिजीम में फ़ाइल करना चाहते हैं या न्यू रिजीम में फ़ाइल करना चाहते हैं। फाइनेंस एक्ट 2023 ने ये ऑप्शन हमको दिया था कि अब आप जब अपनी रिटर्न फाइल करोगे 23-24 की, जो इसका असेसमेंट ईयर 24-25 है जिसको हम देख रहे हैं यहाँ पर, उसमें आपका जो बेसिक या जो आपकी डिफ़ॉल्ट रिजीम है वो न्यू टैक्स रिजीम है। अगर आपको ओल्ड वाले में फाइलिंग करनी है तो आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा जो कि ऑप्टिंग आउट के लिए होता है। ठीक है, आपको अपने बैंक डिटेल्स देख लेने हैं कि हमारे कौन कौन से बैंक हैं, वैलिडेटेड हैं या नहीं है। जो वैलिडेटेड होगा उसी के अंदर ही आपका रिफ़ंड आएगा। इसको कंफर्म कर लीजिए। इसको यहाँ पर ग्रीन टिक लग गया, इसका मतलब हाँ ये फिलअप हो गई और करेक्टली फिलअप हुई है। अब अपनी चलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर। ये एग्जेम्पशन वाली चीज़ें हैं, आपको ये फिलअप करने हैं येस और नो में। जैसे आप येस करेंगे तो ये आपसे कुछ ना कुछ फिगर यहाँ पर मांगेगा। आपके फॉर्म 16 पे सारी चीज़ें लिखी होंगी, आपको फॉर्म 16 को देख करके इसको भरना है। मैं फ़िलहाल नो कर रहा हूँ। ये कौन सा एग्जेम्पशन है? एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ट्रांसफ़र। फिर टूर और ट्रांसफ़र के लिए आपको कॉस्ट ऑफ ट्रैवल के लिए कंपनी आपको कोई रीइंबर्समेंट करती है तो वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है, क्योंकि वो आपका इनकम नहीं है, वो केवल आपको कंपनी रीइंबर्स कर रही है। सिमिलरली आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है ताकि आप अपने प्लेस ऑफ रेजिडेंस और प्लेस ऑफ ड्यूटी पर कम्यूट कर सकें, आ जा सकें, तो वो भी आपकी इनकम में नहीं आएगा। उसको भी आप यस या नो कर दीजिएगा। यस करते हैं तो आपको अपने फॉर्म 16 देखना पड़ेगा वहाँ से। कोई और आपको एग्जेम्पशन उसके अंदर दिखती हो तो उसको आप यस करेंगे। यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इस तरीके से आप इसको देख करके फिलअप कर सकते हैं। वहाँ पर आपके फॉर्म 16 के अंदर ये सारी चीज़ें एज इट इज़ मेंशन होंगी। मैं सबको नो कर देता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। तो अब आपकी इनकम जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी प्रीफिल्ड है। प्रीफिल्ड कैसे है? मैंने आपको बताया था कि जो आपका डिडक्टर है उसने जो फॉर्म 16 आपको दिया है, जो उसने TDS के स्टेटमेंट्स फाइल किए हैं, वहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी प्रीफिल्ड होकर के आ रही है। आपको इसको केवल वेरीफाई करना है कि ये सही है या गलत है। गलत है तो सही, इसको एडिट कर लीजिए आप। ये आपका कॉलम खुल गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) एंड AIS, तो और भी लगा हुआ है कि आपकी फ़िगर AIS से भी आ रही है। 17(1) के लिए ये फिगर है। परक्विजिट्स वगैरह हों तो आप यहाँ लिख सकते हैं। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट इन अ नोटिफाइड कंट्री, इसको आप छोड़ दीजिए। कौन सी कंट्री के अंदर आपका ये सब चीज़ें हैं, आप वहाँ से बाहर रह करके आए, आप पहले बाहर रहते थे, फिर आपने इंडिया में अपना सेटलमेंट किया, कोई आपका रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट बाहर चल रहा है, उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। एग्जेम्प्ट अलाउंसेस, कुछ अलाउंसेस जो आपके एग्जेम्प्ट हैं वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। वही वाली सारी चीज़ें यहाँ पर भी आएंगी जो भी आप पीछे देख कर के आए हैं। HRA का डिडक्शन भी आपको यहीं पर डालेंगे उसको। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 अलाउ हो गया और इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज तो यहाँ पर आपको आ गई। सेव कर लीजिए इसको। तो आप देख सकते हैं कि सैलरी का फिगर हमने चेंज नहीं किया, क्योंकि ये फिगर हमको हमारे 26AS या AIS के अंदर दिख रहा था, प्लस हमने फॉर्म 16 से भी अपने वेरीफाई किया, ये फिगर करेक्ट है। कोई और एग्जेम्प्ट अलाउंसेस वगैरह नहीं थे, होता तो हम वो भी वहाँ पर मेंशन कर देते जो उसका जो कॉलम आ रहा था। इस हिसाब से हमारी इनकम फ्रॉम सैलरीज आ गई 7,79,000 रुपीज़। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमारी एक इनकम है, येस, उसको हम शो करना चाहते हैं। क्या क्या हमको भरना है उसके अंदर, चलिए। सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ये लेट आउट है कि डीम्ड लेट आउट है, हम खुद यूज़ करते हैं। और अगर हाउसिंग लोन है तो हम ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। हमने लेट आउट कर रखी है और हाउसिंग लोन है तो भी हम ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। ग्रॉस रेंट रिसीव्ड, मान लीजिए हमको 1,20,000 रेंट मिला उस प्रॉपर्टी का, हमने लोकल अथॉरिटीज़ को 6,000 रुपीज़ का टैक्स का पेमेंट किया।
इस हिसाब से एनुअल वैल्यू 1,34,000 रुपये आ गई। 30% जो हमको डिडक्शन मिलता है वो हमको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगा एनुअल वैल्यू का। इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, हमने जो अपना बोरोड कैपिटल है, जो हमने हाउसिंग लोन ले रखा है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, मान लीजिए वो इंटरेस्ट हमारा फिगर आता है 40,000 रुपीज़। हमने अपना लोन स्टेटमेंट देख करके उसको कैलकुलेट किया और हमको ये फिगर 40,000 की मिल गई। इस हिसाब से हमारी ये इनकम बन गई 39,800। अगर आपकी कोई भी ऐसी इनकम हाउस प्रॉपर्टी की जो आपके बैंक स्टेटमेंट में आती हो, उसको आपको शो ज़रूर से कर देना है। अगर आपका बैंक स्टेटमेंट आपका ITR मैच नहीं करेगा तो आपको दिक्कत आ सकती है, आपको आगे नोटिस आ सकती है। इसको ऐड कर लेते हैं। तो हमारी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आ गया 39,800। ऑटोमेटिकली देखिए इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट यहाँ पर 50,093 फिलअप होके आ गया। इसका मतलब ये कि ये बैंक ने रिपोर्टिंग करी हुई है। डिविडेंड इनकम ये भी 850 रुपीज़ की आ गई है, ये भी ऑटो रिपोर्टेड है और फॉर्म 16A के थ्रू, क्योंकि TDS कटता है डिविडेंड इनकम के ऊपर। ये सारी चीज़ें आ गई। आपको इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, आपको ये सारी चीज़ें अपने से भी वेरीफाई करके फिगर्स को करेक्टली देखना है कि ये फिगर सही है कि नहीं है। फिगर आपको ये सही लगती हो तो आप उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं, नहीं सही लगती है तो आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर एडिट करेंगे, ये चेक बॉक्स आप क्लिक करेंगे, एडिट कर के ऑप्शन पर जाएंगे और आप इसको एडिट करके फिलअप कर सकते हैं। जो भी अमाउंट आपको यहाँ पर लगता है उसको आप फिलअप कर लीजिए। इसको सेव कर लेते हैं। तो अब आपका कहना है कि सर हमको कोई और भी इनकम इसके अंदर डालनी है, ट्यूशन इनकम डालनी है, तो कैसे करेंगे? आपको ऐड अनदर में जाना है। फिगर यहाँ पर खुल करके आ जाएगा। आपको ये सेकेंड लास्ट ऑप्शन देखना है, एनी अदर। इसी इसको आप यस करेंगे, आपको अमाउंट का फिगर दिख जाएगा। मान लीजिए 10,000 रुपीज़ हम ऐड कर लेते हैं और डिस्क्रिप्शन में आप डाल देते हैं ट्यूशन इनकम। इसको अब आप सेव करा सकते हैं, कंटिन्यू करा लीजिए। तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बन गई 8,80,000। कोई और भी अगर आपकी इनकम है, एग्जेम्प्ट इनकम है, तो आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको छोड़ दीजिए। इसको कंफर्म कर लीजिए। तो ये आपका इनकम का पार्ट पूरा हो जाएगा। टोटल डिडक्शंस, आपका यहाँ पर कोई भी डिडक्शंस जो भी है यहाँ पर आपके सब रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो आपका जो डिडक्शन का कॉलम है उसको आपको यहाँ फिलअप करना है। और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होता 80C के अंदर। सिर्फ केवल ये वाला डिडक्शन है जो आपको अलाउ हो जाएगा, पेंशन स्कीम वाला। इसके अलावा आपको न्यू रिजीम में कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। इसको हम बैक कर लेते हैं। ओल्ड वाले में ही आपको इसको फिलअप करना है, क्योंकि हमारा ये ITR न्यू में फिलअप है, इसलिए ये वाले ऑप्शंस खुल के नहीं आ रहे। इसको हमें कंफर्म करना था, सॉरी। टैक्सेस पेड की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख करके आ रही है। आपको इसको ओपन करना है, अपने फॉर्म 16 से वेरीफाई करना है, अपने फॉर्म 26AS से, अपने AIS से वेरीफाई करना है। सब ओके दिखता है, इसको कंफर्म कर लीजिए। नहीं आपको ओके दिखता है तो आप शो डिटेल्स में जाएंगे। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखिए लिख करके आ रही है। इसको आप ऐड भी कर सकते हैं। इसको कंफर्म कर लेते हैं। आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी जो और निकल के आ रही है वो 46,000 रुपीज़ की निकल के आ रही है। यहाँ पर आपको दिखाया गया कि आपकी इनकम ये थी, टैक्स आपका ये बना, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपका ये लग गया, टोटल टैक्स आपका बना 44,734 रुपीज़। इंटरेस्ट आपके ये लग रहे हैं जो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के फिगर आता है। टोटल इंटरेस्ट आपका लगा 2262 रुपीज़ का। टोटल टैक्स आपका जो बना इंक्लूडिंग फ़ी एंड इंटरेस्ट वो था 46,000 रुपीज़ का। इसको कंफर्म कर लेंगे हम। यहाँ पे अगर सारे ग्रीन बटन लग गए हैं तो आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पर लिख के आ गया है यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ ₹34,410 रुपीज़। ठीक है। अमाउंट पेबल, यहाँ पर दो ऑप्शन है, पे नाउ, पे लेटर। जैसे ही आप पे नाउ करेंगे तो आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह के थ्रू
पेमेंट आप कर सकते हैं। इसका पे लेटर आप भी कर दीजिए, तो पे लेटर में आपको बाद में पेमेंट करना है। रिटर्न का आपको प्रीव्यू देख लेना है कि आपका रिटर्न ठीक है कि नहीं है। यहाँ पर टिक लगा दीजिएगा अपने नेम के आगे, प्रोसीड टू प्रीव्यू कर लीजिए। तो आपका जो फॉर्म आपने फिलअप किया है वो पूरा बन करके आ जाएगा। ये आपका फॉर्म देखिए सामने बन करके आ गया है। इसको आप पूरा रीड कर लीजिए, पूरी वेरीफाई कर लीजिए। सबसे नीचे आपको आना है प्रोसीड टू वैलिडेशन। यहाँ पर भी बताया जाएगा आपको कि ये फॉर्म करेक्टली वेरीफाई या वैलिडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि वैलिडेशन सक्सेसफुल है, इसमें कोई भी आपको एरर नहीं है। आप चाहो तो सीधे यहीं से प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर दीजिए, फाइल हो जाएगी। टैक्स का पेमेंट भी आप कर लीजिए, आपका रिटर्न ये फाइल हो जाएगा। इस तरीके से आप अपना ITR 1 फाइल कर सकते हैं। ये आपका ऑनलाइन मेथड था। ऑफलाइन मेथड में आपको एक्सेल यूटिलिटी को डाउनलोड करना है, उसको फिलअप करना है, और उस पर भी एक वीडियो हम बहुत जल्द बनाएंगे कि एक्सेल यूटिलिटी को हम डाउनलोड करके कैसे यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ITR 1 के लिए ऑनलाइन फिलअप करना बहुत इजी है और बेनिफिशियल भी है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी भर करके आती हैं। आपको यहाँ पर चांसेस ऑफ एरर्स बहुत कम हैं, तो आप इसको यूज़ करिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन लंबा ज़रूर रहा है मगर फ्रूटफुल रहा होगा। ITR 1 को लेकर के सारी जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आपके फीडबैक, आपके कमेंट्स का हमको इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।